सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली में डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक ट्वीट है किया था, उस पर कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो वकील हैं और जो साबिक जजेस हैं उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेहतरीन स्टेटमेंट है। मैं पढ़ देता हूँ, फिर अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ जो इस वक्त हालात हैं उस पर बात करेंगे। द बिगेस्ट रोल इन पाकिस्तान डिस्ट्रक्शंस हैज़ बीन प्लेड बाई हायर जुडिशियल डिसीजंस। There have been rulings made under pressure due to greed for political reason based on popular sentiment on the doctrine of necessity and sometimes due to incompetency. In the 77 years of Pakistan, in the 77 year of Pakistan history, there have been both excellent and terrible judges, but unfortunately 85% of them have been among the worst, causing irreparable damage to the country Pakistan. Today there is an urgent need for Pakistan, for the people, for justice, for the law and for the dignity of the judiciary to establish a constitutional court in the country. Competent constitutional experts should be appointed as judges. Past mistakes should be corrected and Pakistan should be protected from bad judges and their unconstitutional बैड डिसीजंस। अब आप देखें आईनी इस्लाहात, अदालती इस्लाहात की बात हो रही है जो बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बहुत जरूरी है। कल तक इमरान खान भी राजी थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी राजी थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। जमहूरियत, मीसाक़े जमहूरियत में तय हुआ था, दो को बड़ी सियासी जमातों का, फिर छोटी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया, साइन भी किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये जो हो रहा है, कौम के नर्व से खेला जा रहा है। पाकिस्तान के को इस वक्त काम की ज़रूरत है। यहाँ पर पार्टियाँ हो रही हैं, घरों पे चक्कर लगाए जा रहे हैं, मिले बैठे जा रहे हैं, कोई मनाया जा रहा है, किसी को लाया जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई रात को भाग रहा है, कोई सुबह भाग रहा है। क्या कि पाकिस्तान में एक अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और हर सियासी जमात के अंदर मौजूद हैं ऐसे वकील, पार्लिमानी कमेटी मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है। लेकिन आप ड्रामा देख रहे होंगे, मैं इसे ड्रामा कहूँगा, कि जनाब मनाया जा रहा है, लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, पूरी कौम टीवी के सामने बैठी हुई है और फैसला नहीं हो रहा है। कभी आप, कभी टाउन, कभी जेल भागा जा रहा है, कभी उधर से आया जा रहा है, कभी उनको बुलाया जा रहा है। और एक अदालती आईनी तरमीम करनी है पार्लियामेंट में, दुनिया में तो अब तक हो चुकी होती। इस इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट तारुफ कराते हैं, मेरे साथ हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हैं हाफिज़ एहसान अहमद, माहिर कानून, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ होंगे एहसन बून साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, माहिर कानून। सर कमर दिलशाद साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, आपसे शुरू करता हूँ। एक तरफ अदालती इस्लाहात के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी हो रही है, आप सुन रहे होंगे। दूसरी तरफ असम्बली में बिल मुश्तरका पास कराने की कोशिश हो रही है कि सब मान जाएं। और आपको पता है कि लोगों के किस तरीके से इख्तलाफात हैं, किन बुनियादों पे, नेशनल इंटरेस्ट पे नहीं है, ज़ाती मफादात के ऊपर। आईनी मसवदे में हुकूमत और अपोजिशन की मुखालफत सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने
जो रिजर्व सीट है उस पर फैसला मौखर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वजाहत बयान कर दी है। चीफ जस्टिस उसके ऊपर रजिस्ट्रार से पूछ रहे हैं। सर ये क्या है, आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी तारीख बयान कर दी है। एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पहली वजाहत जारी की 14 सितंबर को, बड़ी कंप्रीहेंसिव वजाहत थी और बड़ी वार्निंग थी, जिसमें उन्होंने कहा था हम एक लीगल एक्शन लेने के भी मजाज हैं। लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको चैलेंज कर दिया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर सानी के नाम पर एक बहुत बड़ा रेफरेंस दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उनका कहना यह था, बड़ा जुर्तमंदाना उन्होंने जवाब दिया ऑनरेबल 8 जजों के फैसले के वजाहत के बाद। उन्होंने कहा कि जनाब आपका जो फैसला है 12 जुलाई का, वो तो आइन से मुतसादिम है, वो सारा मफरूज़ों पर मबनी है, उसमें हकीकत कोई है ही कोई नहीं। इतना बड़ी बात इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया उन्होंने, इसके ये कहकर कि आपका तो सारा फैसला ही गैर आनी है और गैर कानूनी है और ये आइन से मुतसादिम है। तो उन्होंने एक नजर सानी के नाम पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वसातत से जमा करा दी और साथ उन्हें ये भी कहा इलेक्शन पाकिस्तान ने कि जनाब जो अब बना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, इस पर दोबारा नया बेंच तश्कील दिया जाए। उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अब दूसरी वजह जारी कर दी, उस पर कहा कि जनाब आप हमारा हुक्म मानने के पाबंद हैं। पाबंद तो हैं इलेक्शन के पाकिस्तान, लेकिन एक बड़ी डॉक्टर साहब आपका भी बड़ा आईनी और कानून की तरफ बड़ा अहम दस्तरस हासिल है आपको भी। तो वो ये आम इनके बारे में इलेक्शन कमीशन के जो अंदरूनी हल्के वो भी वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसकी तो अहमियत ही कोई नहीं, जो वजाहत तो एक जस्ट लाइक प्रेस रिलीज, इस लिहाज से हमें इस पर अमल दरामद करने के मजाज नहीं है। या जजमेंट आए, जब जजमेंट आ जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 190 के तहत तमाम इदारे हुक्म मानने के पाबंद हैं। अब आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, इससे पहले भी डेवलपमेंट हुई थी लेकिन आज नई डेवलपमेंट हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेबसाइट का जो इंचार्ज ऑपरेटर है उसको नोटिस जारी किए हैं कि ये वजाहत किस तरह से आपकी वेबसाइट पे आ गई है, आप इसकी हमें जवाब दें। अब ये देखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नजर सानी की जो दरख्वास्त या रेफर किया उस पर तो अमल दरामद नहीं किया। अब इनकी जो फैसले आ रहे थे या जजमेंट तो नहीं आई थी, जो वजाहत आ रही थी, आज उसे जवाब तलबी कर दी। अब हमारी इतला के मुताबिक, या खबर तो नहीं कह सकते, हमारी इतला के मुताबिक ये है कि अब इसका जवाब देने वाले हैं 8 जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज नोटिस जारी किए हैं। तो ये तो मामला चला गया, चीफ जस्टिस, 8 जजेस, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, स्पीकर, ये सारे मामलात में घिर गया मामला। लेकिन बादिल नज़र में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात के राह पे खड़ा। नहीं सर, मैं यहाँ पे पूछूंगा ये मुश्किल। सर एक बात बताएं, अगर इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का फैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है, तो फिर सर वो अगर गैर आइनी गैर कानूनी फैसला है और दूसरी तरफ इलेक्शन एक्ट 2017 है और उसके ऊपर स्पीकर ने उसको लिख भी दिया है, तो इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के लिहाज से जो भी सही है डिसीजन क्यों नहीं दे देता है? क्या क्या घबराहट है सर उसको? एक तरफ आप कहते हैं कि जजेस का फैसला 8 रुकनी गैर आइनी है, जो कि आपने अभी जिक्र भी किया। अगर गैर आइनी है तो फिर ये बताए कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ है वो सही है। अगर वो भी गलत है तो कह दे वो भी गलत है, तो कोई अपना फैसला सुना दे, और अगर वो फैसला सही है तो उसके हक में दे दे। तो इलेक्शन कमीशन कौन सा गेम खेल रहा है सर? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबसे बड़ी इंतज़ार ये है कि जो हमने नजर सानी की जो रेफरेंस दाखिल कराया है 24 सितंबर का, उस पर तो 1 महीना हो गया, फैसला ही नहीं आ रहा। हमें वजाहत से हमने क्या लेना है? हमने जो नजर सानी की दरख्वास्त रेफरेंस दाखिल कराया हुआ है उसका जवाब दें, उस पर अपना फैसला दे दें। उस पर फैसला तो आ नहीं रहा। चीफ जस्टिस को तो पूरा एक बनानी पड़ेगी फुल कोर्ट, क्योंकि ये 13 जजों का फैसला है, 8 जजों को नहीं है। 8 जज ने तो हक में दे दिया, 5 जजों ने मुखालफत में दे दिया, लेकिन कोर्ट तो 13 जजों पर मुश्तमिल थी जिसके सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी आप इसके तहत एक नई बेंच बनाएं, वो तो बनेगा फुल कोर्ट।
लेकिन मामला ये हो रहा है कि जनाब वजहात देने की बजाय अपना जजमेंट सुना दें। 8 जज बैठ जाए किसी कमरे में, ऑर्डर जारी करते हैं, वो नहीं कर रहे, वजहात जारी कर रहे हैं, जिसको इस कमजोरी से फायदा इसीलिए तो कमर दिलशाद साहब अदालती इस्लाहात लाई जा रही है, ताकि ये जो सूरत हाल है, ये जो बहुत सारे मैटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉपुलर फैसले, नजरिया ज़रूरत, मफादात, सियासी सोच, ये इसको हल करना। मैं आगे चलूँगा, आपसे बात करूँगा। ज़रा एहसन बून साहब लाइन पे हैं, उसके बाद फिर मैं आ जाता हूँ जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब के पास। एहसन बून साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है डॉक्टर सर। ये ज़रा, मैं तो माजरत के साथ सर, बुरा नहीं मानिएगा, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है सर? ये सियासतदानों ने, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, आइन और कानून का है, मसवदा आ रहा है, नहीं आ रहा है, मनाया जा रहा है, किसी को लाया जा रहा है, किसी को खाना खिलाया जा रहा है। सर पूरी कौम को इन्होंने जो है वो टीवी में बैठा दिया है और कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बहुत ज़रूरी है, अब कहते हैं कि जनाब आइनी बेंच जो है वो बनेगा और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। सर इस पे ज़रा आपकी राय हमें चाहिए। मैं डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी, मैं एक आपको अर्ज कर दूं, मैं इस पे बड़ा कैंडिडली आपसे बात करूंगा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जब मैं ये सारे अफेयर्स को देखता हूं कि ये क्या हो रहा है और किस तरह सारी चीजों को हैंडल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि सारे के सारे अपनी अपनी पार्टी के हवाले से, अपने मुफादात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे इन सारों में से सिर्फ एक बंदे की जो स्टांस है वो अपील करती है, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसने कम से कम क्लैरिटी के साथ ये बात जरूर की कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, इसके लिए मैं जाऊंगा, व्हाट एवर आई कैन डू। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि ये जो जिस तरीके से ये करने जा रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन या जिस तरह की गवर्नमेंट की प्रपोजल है, दैट अमाउंट्स टू डिस्ट्रॉइंग द होल स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही, चूंकि ये एक पार्टी को, हुकूमत को तो फायदा दे देगी, लेकिन बात यह है कि ये जो 24 करोड़ अवाम हैं, जिनके लिटिगेंट पब्लिक हैं, जिनके ये केसेस हैं जो पेंडिंग हैं पिछले 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से, जिनकी तीसरी चौथी जनरेशन जो है वो सफर कर रही है, प्रॉपर्टी के केसेस हैं, कारपोरेट केसेस हैं, इसके अलावा क्रिमिनल केसेस में पूरी की पूरी अपनी सेंटेंस गुजार के, उम्र कैद गुजार के, और लोग एक्सीक्यूट हो जाते हैं, बाद में बरी होते हैं, वो सफर कर रहे हैं। इसलिए इसका जो सबसे पहला सलूशन गवर्नमेंट, इसके इत्तेहादियों ने पेश किया था और मैंने आज तक भी उसको सपोर्ट करता हूं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही होनी चाहिए। देखें, पीटीआई के दोस्त जो हैं उनका एक अपना मसला है, वो मौजूदा पॉलिटिकल सिनारियो में ये चीजें नहीं करना चाहते। मौलाना का एक अपना मसला है, मौलाना के जो मशीर हैं वो मैं समझता हूं कि उनको सही गाइड नहीं कर रहे। मौलाना एक अच्छे जीरक पॉलिटिशियन है जो आइन की रूह को भी समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जिनमें मेरे अपने दोस्त हैं कुछ, वो उनको सही गाइड करने की बजाय वो कुछ लोगों का एजेंडा लेके उनको ब्रीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुल्क की खिदमत करने की बजाय वो नुकसान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तमाम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के, हाई कोर्ट से निकलने वाली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में अपीलों की सारी समाअत करे। जो सुप्रीम कोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ये 5 का बेंच बना देते हैं, 7 का बेंच बना देते हैं, 17 में से वही 7 जो 5 या सुनते रहेंगे, तो बाकी 12 या 10-12 वो क्या करेंगे, वो जो पहले पेंडेंसी है। इसी तरह मैं समझता हूं कि ये इंतहाई तकलीफ से बात है।
मौजूदा हालात में मैं आज भी मौलाना से भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस मुल्क की सर्विस करना चाहते हैं, इस मुल्क के अवाम के लिटिगेंट पब्लिक की सर्विस करना चाहते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए अपने आप को आमादगी जाहिर करें। बाकी ये चीजें जो बाकी चल रही हैं, छोटी मोटी आइन में तरमीम की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि ये तो एब्सोल्यूट प्रीरोगेटिव है। हमने इसीलिए मैंने कुछ ये पीटीआई के हमारे सेनेटर है अहमद खान साहब, उन्होंने एक नया काम छोड़ा हुआ है। पहले जुडिशरी को बर्बाद किया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ मिलके, अब बर्बाद करना चाह रहे हैं अपनी पार्टी के एजेंडे को लेके। तो बात यह है कि अदारे को मजबूत करना चाहिए और मैं अदारे के साथ हूं, बजाय इसके कि किसी एक जज की नौकरी के लिए, किसी एक जज की एक्सटेंशन के लिए आई वुड बी द लास्ट मैन टू स्टैंड विद। और मैं समझता हूं कि लॉयर्स कम्युनिटी बिल्कुल पूरी तरह बिलीव भी करती है और इस चीज पे यकीन भी रखती है कि हमें इस पे अमल करना चाहिए, ना कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है, ये बड़ी छोटी बातें हैं। ये तो अपने अपने फायदे के लिए, जो मेरे लिए इंतहाई तकलीफ दे बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहसन बुन साहब, आपने हमें ज्वाइन अपना कीमती वक्त दिया हमें। आप बहुत बिजी थे लेकिन आपने इस अहम मौके पे दिया है। मैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब के पास जाऊंगा, हालांकि ब्रेक करीब है लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करूंगा हाफिज़ साहब को, और फिर ब्रेक के बाद भी उन्हीं को मौका दूंगा ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मैंने आपका एक स्टेटमेंट सुना था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कई आइनी तरमीम की तरफ होनी है, कई अदालती फैसलों पर आइनी तरमीम है, लेकिन एक पॉइंट पे सबको जो है वो जमा हो जाना चाहिए। और पीपल्स पार्टी भी थी, PMLN भी थी, मौलाना साहब भी थे, और वो था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब हम एक तमाशा देख रहे हैं, अब आइनी बेंच की बात हो रही है और एक तरफ आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की भी। कैसे देखते हैं सर इसको? अच्छा डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अब जब भी कोई आप काम करने लगते हैं तो उसके अंदर आपका एक स्टार पॉइंट होता है, और वो स्टार पॉइंट ही बुनियादी तौर पे आपके उस सारे प्रोसेस को आगे जाके लीड करता है। अब पाकिस्तान का जो स्टार प्रोसेस इस वक्त है वो ये है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इस जुडिशल सिस्टम जो डिसफंक्शनल हुआ है, जिसके अंदर बैकलॉग है, डिले है, जिसके अंदर उसके केस की सुनवाई नहीं आती, और उसके बाद ये है कि अगर उसकी सुनवाई आए तो उसका किसी फाइनल कंक्लूजन की तरफ फैसला नहीं जाता, वो है असल पाकिस्तान का एक इशू। और उस इशू के ऊपर आगे जाकर इशू खड़े हो जाते हैं, वो ये आ जाता है कि पाकिस्तान की जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस बेहतर होना चाहिए ताकि जो जजेस ए पोलिटिकल हों, उसके आगे चला जाता है जजेस की अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चला जाता है। उसके बाद जो एक आउटडेटेड आपका प्रोसीजरल निज़ाम है वो उसके अंदर चला जाता है। अब ये है कि अगर पिछले आपने 50 साल से इस सारा एक्सपेरिमेंट आपने देखा हो, तो जो दो जुरिस्डिक्शन थी, आर्टिकल 184 या आर्टिकल 199 हाई कोर्ट्स के लिए थी, ये एडिशनल जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की। बुनियादी तौर पे इनका काम ये था कि इनकी एपलेट जुरिस्डिक्शन जो थी कि आपने रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस या सिविल जस्टिस या टैक्स का जो है या कॉरपोरेट का है उसके फैसले करने हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम जो है 94 से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस अफजलुल्लाह साहब होते थे, वहाँ से ऊपर ये है वो स्टार्ट होती इस लेवल पे चली गई कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने समझ ही ये लिया कि आर्टिकल 184(3) ही हमारी पार है, और हाई कोर्ट ने समझ लिया कि आर्टिकल 199 ही वो असल पार है कि जिसके ऊपर जो है हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या हम फैसला कर सकते हैं। अब उसका मैं यहाँ रोकूंगा, मैं माजरत के साथ आपको यहाँ करूंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लाइव प्रोग्राम है तो मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर यहीं से सर मैं आप चाहूँगा कि आप हमें ब्रीफ करें। एक छोटे से ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी एहसान अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आपने बात यहाँ पर छोड़ी थी कि असल ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट ने 199 समझ लिया है और 184(3) समझ लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी सर, आप कंटिन्यू करें। अच्छा,
अब ये है कि 184(3) से डॉक्टर साहब बात जो है वो आर्टिकल 187 पे चली गई है कि कंप्लीट जस्टिस हम करके देंगे। हालांकि कंप्लीट जस्टिस जो है वो आर्टिकल 187 के अंदर 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी और उसमें अंदर ये था कि आपका कंप्लीट जस्टिस जो है वो आर्टिकल 172 के मतहत है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। अब ये है कि अब आ जाते हैं उस प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ। अब ये है कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तेफाक था कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम की बेहतरी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट फेडरल लेवल पे और उसका ट्रिकल डाउन जो है वो हाई कोर्ट्स के अंदर आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के आम आदमी का जो है, जो दीन मोहम्मद है, मोहम्मद शरीफ है, सलमान का केस सुना जाना चाहिए, और ये जो सरकार के केसेस या सरकार के ख़िलाफ़ केसेस हैं या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इशू पार्लियामेंट के अंदर हल होने हैं, उसकी बजाय जो है वो केसेस उधर चले जाएं और बाकी केसेस एक रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहे। इसके अंदर जब भी बात की गई इस चीज़ के अंदर, तो आपने देखा होगा कि पहली अटेम्प्ट जो थी वो 18th अमेंडमेंट के अंदर जब की गई, थोड़ा सा जुडिशरी के अंदर जो है अपॉइंटमेंट के अंदर, तो आपने देखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से फौरी तौर पे कहा कि आप 19वीं लेके आएंगे, नहीं तो हम 18वीं तरमीम जो है उसका फैसला कुछ और करेंगे, और आज भी उसकी डिटेल जजमेंट नहीं आई। उसके बाद आप देख लें कि आपके सामने जो है प्राइम मिनिस्टर घर को जा रहे हैं, आर्टिकल 63 एक देख लें, नैब अमेंडमेंट्स उसके अंदर देख लें, आर्टिकल 62F उसके अंदर देख लें, अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का आप लॉ देख लें कि लॉ बना ही नहीं है, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि जी हम उसको सस्पेंड करते हैं, उसके नोटिफिकेशन को आप जो है इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। अभी आप रिजर्व सीट्स के अंदर देख लें, कॉन्ट्रोवर्सी आर्टिकल 51 की है, हम आर्टिकल 17 के ऊपर चले गए और हमने वहाँ पर बात शुरू और कर दी, और हमने कहा कि सिर्फ आर्टिकल 17 और आर्टिकल 187 पाकिस्तान का आइन है, बाकी कोई आइन के अंदर चीजें नहीं है, और जो हमने फैसला किया है वो ठीक है। फिर पहली दफा आपने देखा कि आप एक पार्लियामेंट के लॉ को जिसकी वायरिस चैलेंज नहीं हुई, जिस पे नोटिस नहीं किया, उसको आपने क्या किया है कि जी आपकी उस रिट्रोस्पेक्टिविटी पे आप इफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि आप ही की जजमेंट जो है वो 12 मेंबर्स की है कि अगर आर्टिकल कोई भी वायरिस ऑफ लॉ किया जाए, फेडरेशन को सेक्शन 27A का अटॉर्नी जनरल को नोटिस न दिया जाए, तो हाई कोर्ट वो फैसला ही नहीं कर सकता। अब उस पे आ जाते हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ है डॉक्टर साहब, वो ये है कि जब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टैंड था, मौलाना फजलुर रहमान का था, PTI का था, पीपल्स पार्टी का था, PMLN का था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से जो चीज़ें हटी हैं वो एक अब पॉलिटिकल कन्वीनियंस की तरफ मामला चला गया है। और मैं ये इसके अंदर समझता हूँ कि PTI शायद ये समझती थी, या शायद इसका ख्याल ये था कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बुनियादी ऑब्जेक्टिव है, तो ये किसी भी सूरत गवर्नमेंट जो है इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पीछे नहीं हटेगी। दूसरा उनका यह था कि इस सारे प्रोसेस को टारगेट किया जाए। पहले किया गया कि फाइज ईसा की एक्सटेंशन है, उसको 3 साल के लिए जस्टिस फाइज ईसा को 65-67 के अंदर है। फिर टारगेट किया गया कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस जो है उनको बनाएंगे। जब वो दोनों से बातें बाहर निकल गई कि ये तो हो नहीं रही, या गवर्नमेंट ने उसके अंदर क्लैरिटी कर दी, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ आ गए कि शायद अब ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इसके ऊपर मानेंगे नहीं, चूंकि इसका तो फायदा ही नहीं है। ना इसका फायदा जुडिशरी के अंदर है, ना इसका फायदा पाकिस्तान के आम आदमी को है, ना इसका फायदा उस बैकलॉग को है। हाँ, इसका एक फायदा यह है कि शायद इस सारे प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट के लिए भी एक फेस सेविंग है, इन पार्टीज के लिए भी एक सेविंग है, या फ्यूचर के लिए किसी हद तक जो है वो पार्लियामेंट ने यह कहा है कि यार आपने आप मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ तरह देखे। अदरवाइज इस अमेंडमेंट के अंदर सवाए पॉलिटिकल कन्वीनियंस के और कुछ नहीं है। अब अगली जो चीज ये है कि क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी स्पेशली PTI नहीं आएगी इसी के अंदर? वो इसलिए नहीं आएगी कि 2018 के अंदर भी वो नहीं थी, उसने इलेक्शन का बायकॉट किया। और अगर बात की जाती है कि 2018 की अमेंडमेंट 9 माह के अंदर की गई थी, तो क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस 18वीं तरमीम को माना? अगर वो माना होता तो 19वीं क्यों उसके अंदर आती? उसके बाद आगे जो चले जाएं कि क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज आए हैं उनको वो मानती है, उनको अमेंडमेंट्स को मानती है? वो कहते हैं, और ये कभी किसी मुल्क के अंदर नहीं हुआ कि अभी लॉ बनता नहीं है, हमारी हाई कोर्ट कॉग्निजेंस शुरू कर देती हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट नोटिस शुरू कर देती हैं, और सारे का सारा टाइम जो है वो उस प्रोसेस के अंदर चला जाता है। अब अगली ये है कि अगर आपने इससे सवाए कंफ्यूजन के नहीं करना, और मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूं कि अगर PTI इस कॉन्फ्रेंस के साथ या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं आते, तो गवर्नमेंट को पहले ही अपने उस प्रोसेस के अंदर चला जाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने इस प्रोसेस को आगे लेके चलना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाएं। अगर नहीं जाएंगे, इस तरह के जजेस के अंदर, इस तरह की कोर्ट्स के अंदर जो है ये कंफ्यूजन भी रहेगा। उस बेंच कौन बनाएगा, उसकी अपील कौन आएगी,
उसके अंदर सबसे पहले चैलेंज ये होगा कि जी वहां के ऊपर गवर्नमेंट के बंदे बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस तरह फैसला कर सकती है, किस तरह उसको नॉमिनेट करेंगे। तो इन सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए, इस पॉलिटिकल सेविंग से बचने के लिए, पाकिस्तान के आदमी का इंटरेस्ट आगे लेके चलने के लिए हमें जेन्युइन रिफॉर्म्स करनी चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपनी माफ नहीं करेगी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये इंसाफ और कानून के साथ मजाक कर रहे हैं, अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट, अपोजिशन एंड जजेस, ये आप अपने मफादात और फेस सेविंग। मैं जनाब कमर दिलशाद साहब की तरफ आता हूँ। कमर दिलशाद साहब मुझे समझाइए खुदा के लिए, अगर फर्ज कीजिए वैसे तो इलेक्शन कमीशन का ही ये बोया हुआ बीच है सर, अगर उसने क्लियरिटी दी हुई होती चीज़ों में, मरकज़ में कुछ और देती है, KPK में कुछ और देती है, उसका नतीजा हमें नहीं मिलता है। अब ये है कि रिजर्व सीट के ऊपर एक तरफ इलेक्शन एक्ट 2017 है और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, दूसरी तरफ ये 8 जजेस का फैसला है जो कि ये कहते हैं गैर कानूनी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि अगर कानून में तरमीम की सूरत में नए कानून पर अमल किया जाएगा। तो मुझे ये बताइए सर कि इलेक्शन कमीशन अगर इस रिज़र्व सीट का फैसला कर दे तो मैं समझता हूँ अदालती इस्लाहात पर कानून साजी के लिए जो नंबर की बात हो रही है और जो दूसरे मसाइल पैदा हो रहे हैं वो तो रिजॉल्व हो जाएंगे सर। तो आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन अपनी जुरिडिक्शन को इस्तेमाल नहीं कर रही है और वो ऐसा अमल कर रही है जिससे मजीद मसाइल जन्म ले रहे हैं? जी जनाब, सबसे पहले तो जो आपके दोस्त हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने जो आइन के ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो डेफिनेशन दी है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। मुझे बहुत रहनुमाई मिली, तो मैं उनका बहुत अपने तहे दिल से उनका मशकूर हूँ कि आज उन्होंने हमें बड़ा अपडेट किया। अब आपकी तरफ हम आ जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किलात की राह में खड़ा हो गया है। उसको एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल 8 जजेस का फैसला है, वो वजाहत करें, प्रेस रिलीज जारी करें, जो भी करें, वो एक ऑर्डर जारी करें, उसकी बड़ी अहमियत है। और उन्होंने जो कल जो उन्होंने जारी की है वजाहत, उसमें बड़ी कम्प्रीहेंसिव वजाहत जारी की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपनी स्टैंड पे खड़ा हो गया है और वो उन्होंने ये कहा है कि जनाब जब तक हमने जो नजर सानी की दरख्वास्त जमा कराई हुई थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में, जिसमें हमने ये कहा कि 12 जुलाई का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों का वो गैर आइन तो नहीं कहा उनका, ये आइन से मुतसादम है क्योंकि वो आर्टिकल 224 से मुतसादम है। आपने आइन की रीड्राफ्टिंग करती है, ये इलेक्शन कमीशन ने उन पर खास तौर पर एतराज़ात किए। लेकिन वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया ना सर, गैर आइनी फैसला, गैर आइनी, बल्कि उससे भी बढ़कर है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जो आपकी जुरिडिक्शन नहीं है। ये तो और बड़ी बात कर दी सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन बात यह है कि अभी 24 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने नजर सानी की दरख्वास्त जमा करवाई थ्रू रजिस्ट्रार के, उस पर अभी तक कोई बेंच नहीं बना, कोई लार्जर बेंच नहीं, कोई फुल कोर्ट नहीं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये देखा कि इलेक्शन कमीशन पर दबाव आ गया है स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कि वो ऐसा ना हो कि वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में तक़सीम कर दें, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजों ने कल वजह जारी कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो हमारे फैसले पर अमल दरामद करने का पाबंद है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस वजहात के बाद सर ये 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट के और भी तो जजमेंट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना देता है चाहे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो तो उस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही तो कह रही है, ये बाहर का कोई आदमी तो नहीं कह रहा सर। बिल्कुल दोस्त, यही जो पॉइंट आप फरमा रहे हैं, इसी पॉइंट पर ही इलेक्शन कमीशन ने अपने ज़राए के जरिए ये मीडिया के हवाले बताया उन्होंने कि जनाब आप ही के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट जो बिल पास कर ले, कानून बना ले, वो लॉ ऑफ लैंड हो जाता है और उस पर अमल दरामद करना मुतल्लिका इदारे का फ़र्ज है। वो बिल्कुल जैसे आपने कहा वही पॉइंट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी है। लेकिन इसको देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने अपना फैसला तो हर सूरत में मनवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। वो इसलिए उनकी रिट का सवाल है
अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों को की बेबसी नजर आएगी, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। सर अगर 8 रुकनी बेंच का फैसला 8 है तो पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसमें तो फिर 336 अफराद हैं सर, जिन्होंने ये फैसला एक लिहाज से सिंपल मेजॉरिटी भी अगर ले लें, अगर पार्लियामेंट के वो अरकान खड़े हो जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो ये अदालत को तहलील कर सकती है सर, सुप्रीम कोर्ट को तहलील कर सकती है, उनके पास तो ये भी इख्तियार है। तो फिर वो कहाँ खड़े होंगे जिन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में जो है वो कानून साजी की है, उसकी फिर कोई अहमियत नहीं है। 8 जजेस के फैसले की अहमियत है, जो कि रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद कह रहा है इलेक्शन कमीशन। तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा है, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन खुद मसाइल पैदा कर रहा है। ऐसा नहीं है सर? नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात सही कही आपने, लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादम हो तो वो उसको कड़दम करार देने के इख्तियारात भी हैं, तशरीह भी कर सकती है। वो तो इख्तियारात बेपनाह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। ठीक है कि आइन के ढांचे में, आइन की कॉन्स्टिट्यूशन में तो मुदाखलत वो नहीं कर सकती, लेकिन जो एक्ट बनते हैं इस तरह से, जो पार्लियामानी के फैसले होते हैं, वो अगर आइन से मुतसादम है तो वो उसको मनसूख भी कर सकते हैं, करदम भी करार दे सकते हैं, तशरीह भी कर सकते हैं। जैसे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन शुमार नहीं किया जाएगा। वो उन्होंने अपनी तशरीह कर दी, उस पर अमल दरामद हुआ, उस पर हुकूमतें बन गई, वज़ीर-ए-आला बन गए, सारा कुछ हो गया, फैसले हो गए। अब मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया, उसको मनसूख कर, ठीक है, उनके पास इख्तियारात थे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है हर मामले में अपनी राय नहीं, अपना हुक्म दे सकती है, कलम दे सकती है। तो सर नजर सानी जो अपील है वो सुन ले और जो फैसला देना दे दे। इलेक्शन कमीशन खुद मुंह से कह रहा है रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपकी बात कैसे मानूं? और दूसरी तरफ जो है वो स्पीकर ने उसे लिखा हुआ है और इलेक्शन एक्ट 2017 है, वो तो कानून साजी सही की है। अगर वो मुतसादम है किसी चीज़ से तो बताए ना। नजर सानी अपील में वो तो आप बता ही नहीं रहे। जुरिडिक्शन आपने सिर्फ सही कहा एहसान साहब ने कि आपने 187 को कंप्लीट जस्टिस उठा लिया और आपने आर्टिकल 17 ले लिया। ये जो बाकी आर्टिकल हैं, ये जो 175(2) की जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की असल, वो कहाँ गई? मैं ज़रा चला जाता हूँ एहसान साहब की तरफ, उनसे भी पूछ लेता हूँ। एहसान साहब, ये गवर्नमेंट ने तो ये बेस बनाया था कि अदालती इस्लाहात इसलिए होनी चाहिए कि जो 60,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में लोगों के, इसका हल होना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट करे और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग हो। एक और इशू कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस एक्सपर्ट्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, वो तो आ जाते हैं जनाब क्रिमिनल केसेस से, बैंकिंग कोर्ट से, फौजदारी मुकदमात से, ज़मीनों के केस से, तो वो एक्सपर्ट्स भी नहीं है। तो उस लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए जहां सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो। तो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का, जिनके फंडामेंटल राइट्स 8 से लेकर 28 तक हैं, उनके लिए ये केसेस का होना कि जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये मैटर ख़त्म होने के लिए ही तो गवर्नमेंट ने ये इशू उठाया था। फिर ये आईनी, ये जो आ गया सर, ये क्या नाम है, आईनी बेंच, ये तो फिर सिर्फ अपना मफाद चाह रही है हुकूमत, फेस सेविंग चाह रही है और सियासी जमातें मफादात का गेम खेल रही हैं। क्या कहते हैं सर? अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, पहले मैं इस पे आ जाता हूं, आपने इस पे बात 4-5 मिनट है सर आपके पास। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसकी 21 को रिव्यू लगा हुआ है, पिछले हफ्ते लगा। उन्होंने कहा कि हमने नहीं आना, चीफ जस्टिस ने उसे आगे ले गए। कल एक एप्लीकेशन आ गई कि जी इसको लार्जर बेंच के ऊपर कर दिया जाए और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। यानी कि किसी भी सूरत के अंदर जितनी देर तक आप इस जुरिस्डिक्शन जो है इसको रीडिफाइन नहीं करेंगे, ये कन्फ्यूजन, ये प्रॉब्लम, ये वहाँ पे रहेगा, क्योंकि माइंडसेट भी वही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी वही हैं, आपस के अंदर इनकी कन्फ्रंटेशन भी उसी लेवल की है, जजेस की लाइकिंग डिसलाइकिंग कोर्ट के अंदर भी है, वो आपको इनकी लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर नज़र आई है और वो आपको बाहर भी नज़र आती है, जिसके अंदर आपने देखा मेरा जज, आपका जज। अब ये सारा कुछ जो इस वक्त किया जा रहा है वो ये है कि अमेंडमेंट बिल्कुल ठीक है,
और लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो दिया जाए आप इस जो नया चीफ जस्टिस आने वाला है उससे आगे जाके। मतलब ये है कि हम सिर्फ पर्सनैलिटीज के अंदर गिर गए हैं और उस गिरने के अंदर उसके बावजूद कि जो भी इस मुल्क में चीफ जस्टिस आए हैं पिछले 12-14 साल से, हमने पहले उसके कलाबे मलाए हैं, हमने कहा इससे बड़ा रूल ऑफ लॉ का चैंपियन कोई नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सिंबल है। स्टार्ट कर लें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से लेकर फाइज ईसा साहब तक जो है हमने उनको फिर उनके साथ सलूक किया। फाइज ईसा की अगर पिछली 4-5 जजमेंट्स देख लें, इंट्रा पार्टी को साइड के ऊपर कर दें, क्या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिन 4 जजमेंट्स का मैंने हवाला दिया, नैब का दिया, 62(1)(f) का दिया, 63(a) का दिया, क्या ये पाकिस्तान के आइन के नीचे जजमेंट नहीं अब दी गई? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको रीराइट नहीं किया? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रीडिंग इनटू नहीं किया? अब 12 जुलाई के ऊपर आ जाते हैं, चूंकि कंवर साहब जो हैं माशाल्लाह ये बड़ा अरसा उसके अंदर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर वाहिद डॉक्टर साहब जजमेंट है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि रिव्यू का फैसला भी हुआ नहीं है, लेकिन 13 जजमेंट्स इसके ऊपर अब तक आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट, लीव ग्रांटिंग ऑर्डर, 12 जुलाई को फैसले आए, फिर एक डिटेल आ गई, फिर उसके बाद जो है 2 क्लैरिफिकेशंस आ गई, फिर उसके बाद डिटेल रीजनिंग आ गई। और यार किसी जगह तो हमें रुकना चाहिए ना। और दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जब हम क्लैरिफिकेशंस और इस सारे प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं तो क्या पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को फिर साइड पे कर दें, उसके रजिस्ट्रार को आप साइड पे कर दें कि ठीक है जी जो जो हो रहा है उसके अंदर है। और आपने बार बार बात की या कंवर साहब ने बात की, वो रिव्यू लगता है क्यों? और भाई उस रिव्यू के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर मामला गया, चीफ जस्टिस ने कहा कुछ लगाओ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे मौजूद है, उन्होंने कहा हमने नहीं सुनना, हम छुट्टियों पे हैं, हम छुट्टियों के बाद जाएंगे। चूंकि बुनियादी चीज ये है कि ये सारे का सारा जो प्रोसेस आपके सामने है वो ये है कि किस तरह 25 अक्टूबर की डेट गुजारी जाए और उसके बाद चीजों को आगे लेके चला जाए। और मैं ये समझता हूं यही वो टर्निंग पॉइंट है इस चीज के अंदर कि अगर आपने इस मुल्क की जेन्युइन इस्लाह करनी है, इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के नीचे लेके आना है, इस मुल्क की हाई कोर्ट्स के जुलों को लेके आना है, तो हमें क्लियर हेडेड के साथ उनकी जुरिस्डिक्शन, उनके फंक्शंस और पाकिस्तान का इंटरेस्ट या पाकिस्तान के आम आदमी के इंटरेस्ट को आगे लेके जाएं। अगर आप नहीं लेके जाएंगे, इसी तरह इस कंफ्यूजन के अंदर रहेंगे, तो आप अगले 15 दिन के अंदर आप यही देखेंगे, आप यही डिस्कशंस करेंगे, यही ड्रामेबाजी होगी, यही ड्रामेबाजी होगी। और ये एक बात क्लियर है, मैं करता हुआ आखिरी पॉइंट जाता हूं, अगर आईनी बेंच बनता है तो इससे अपोजिशन, हुकूमत और जजेस फायदा उठाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनता है तो इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो 25 करोड़ हैं उसका फ़ायदा होता है। अब देखिए आगे किसके मफादात का गेम खेला जाता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।